अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान। इजराइल को ईरान पर अटैक किए हुए आज 9वां दिन है, तो 8 दिन ऐसे ही गुजरे हैं कि दुनिया इसी का इंतज़ार कर रही थी इन द लास्ट 3-4 डेज पर्टिकुलरली कि अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि अमेरिका जो है उसका एक फाइनल, जिसे कहते हैं ना कि उनकी तरफ से आनी फाइनल डिसीजन के किस हद तक ये जाएगी इजराइल की जंग, इजराइल को किस हद तक वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेगा, जो इजराइल ने बड़ी क्लियरली कह दिया है। उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर जो पावर है उसकी और कैपेबिलिटी उसको तबाह करेंगे, और रिजीम चेंज की भी इजराइल ने बार बार बात की। ये जो 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जब तक इजराइल अचीव नहीं कर सकता, जब तक अमेरिका इसमें आए, एंटर ना करे डायरेक्टली। अमेरिका इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द थिंग। ये आपको हम बार बार कहते हैं कि अमेरिका की जो एक मिलिट्री मशीनरी है वो सपोर्ट कर रही है इजराइल को, मसलन जो इंटरसेप्ट वगैरह करते हैं, जो मिसाइल्स आते हैं, और साथ साथ इसके पूरे एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट है। और अभी सुनिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं उसके हवाले से, इजराइल के और ईरान के हवाले से। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि ये अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, यानी कि देखने वाले तो ये भी कह सकते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप जस्टिफाई करेंगे आगे जाके अमेरिका का इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होना। B-52 बॉम्बर्स आएंगे और जाके 30,000 पाउंड का बॉम्ब फेंकेंगे। लेकिन ये भी जो बातें नाजरीन, ये भी बड़ी बातें ही हैं, क्योंकि जो बात एक्सपर्ट्स करते हैं, और एक्सपर्ट्स को छोड़ें, जो मुलिन जो इनके रह चुके हैं बड़े टॉप मिलिट्री कमांडर यूएस के, वो कह रहे हैं कि जी इतना आसान नहीं है, ये नहीं हो सकता कि वो जाएं B-52 बॉम्बर्स और जाके इसकी तबाही कर दें। तो ये जो मामलात हैं ये इधर इस नहज पे आके खड़े हुए हैं कि गाहे बगाहे दोनों तरफ से मिसाइल्स भी हो रहे हैं, और ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हैं, जो एक बिल्कुल इजराइल का एक हॉलमार्क है कि असैसिनेशंस करता है, अपनी ये 50 साल पुराना इनका हॉलमार्क है, वो अभी तक आज भी इन्होंने ईरानी कमांडर को शहीद किया। तो ये तो अपनी जगह चल रहे, लेकिन अब लगता है द होल थिंग हैज़ मूव्ड इनटू द डिप्लोमेटिक थिंग कि भाई EU वाले, उनकी एक मीटिंग हो गई है, अभी OIC की मीटिंग हो रही है एज वी स्पीक। OIC की इस्तांबुल में OIC फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसके अलावा चीनी ने अपना प्रपोजल दे दिया है, और रशियंस कह रहे हैं कि ये काम नहीं हो सकता। तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, तो ये लग रहा है कि शायद अटैक उस तरह का ना हो, ये कोशिश है कि एक सेटलमेंट हो जाए पॉलिटिकल, और आपको मालूम है डिप्लोमेटिक सेटलमेंट हो जाए। और इसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की भी मुलाकात हुई। उसकी बात कोई ज़्यादा क्लियरली सामने तो नहीं आया, अलावा वो डोनाल्ड ट्रंप सेड कि जी हमने ईरान पे बात की। यकीनी तौर पे उनसे भी बात हुई होगी कि भाई पाकिस्तान जानता है ईरान को बड़े करीब से कि कितनी सकत है, क्या है, ये सब पे डिस्कशन हुई होगी। ये सब चीज़ें देखकर ही डोनाल्ड ट्रंप अपना फैसला करेंगे। हमारे साथ इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए एम्बेसडर ज़मीर अकरम साहब हैं, फॉर्मर हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान टू द यूनाइटेड नेशंस, बहुत ममालिक में सर्व कर चुके हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग इंडिया, और अब भी जो मामलात हैं न्यूक्लियर के, उनसे ये उसमें ये इन्वॉल्व है। बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब आने का प्रोग्राम में। अच्छा, ये बताइएगा कि अब आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये दुरुस्त होगा कहना कि ये मामला जो है डिप्लोमेटिक फ्रंट पर ज़्यादा गर्म हुआ है? इसके अलावा और कोई हल है नहीं। पहली चीज़, जैसे आपने ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये इशारा किया कि इज़राइल के पास तो ये कैपेसिटी नहीं है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर सके। मेरा अपना ये ख्याल है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अमेरिका भी नहीं कर सकता डिस्ट्रॉय, बिकॉज इसको ज़्यादा से ज़्यादा वो नुकसान ये हो सकता है कि 6 महीने 1 साल तक वो डिले कर दें, उसको डिस्ट्रॉय डैमेज कर दें। लेकिन क्योंकि ये अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं, इनको डिस्ट्रॉय करना, इवन विद द अमेरिकन कैपेबिलिटी जो हम सुन रहे हैं, बंकर बस्टर बॉम्ब और ये दूसरी चीज़ें, इसके बावजूद इसको डिस्ट्रॉय करना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि ईरान ने ऑलरेडी जो इनरिच यूरेनियम या फ्यूल बनाया हुआ है, उसको उसने डिस्पर्स रखा हुआ है, और वो किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। तो आप उसको वहाँ कहाँ पर आप ढूंढते फिरेंगे इतने बड़े मुल्क में? तो ये नामुमकिन है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी तरह से आप डिस्ट्रॉय कर दें, जिस तरह से इजराइल चाहता है और कह रहा है करने के।
इस पर ज़मीर साहब मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप ज़रा इलेबरेट करें, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप इससे वाकिफ़ हैं, यू आर एन एक्सपर्ट ऑन दिस सब्जेक्ट, तो थोड़ा सा बयान करें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बात हो जाती है जी अच्छा अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स आएंगे और उड़ा देंगे, तो सबके जहनों में यही बात है कि जैसे अमेरिका आएगा और ख़त्म करेगा। तो टॉक अबाउट इट अ लिटिल मोर। तो पहली चीज़, लेट्स टेक फोर्डो की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, पहाड़ के नीचे है, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से सारा कुछ उन्होंने इसी वजह से बनाई है कि ये इस पर हमला नहीं कर सके कोई। तो जो अमेरिका की जो कैपेबिलिटी है, जो ये B-2 बॉम्बर्स के साथ ये GBU-57B जो बॉम्ब है, जिसको वो 30,000 पाउंडर बंकर बस्टर बॉम्ब जिसको ये कहते हैं, उसको वो डायरेक्टली ड्रॉप करेंगे उस साइट के ऊपर और वो जाके अंदर उस पेनिट्रेट करके जाके एक्सप्लोड करेगा। लेकिन जिस डेप्थ पे ईरान ने अपने फैसिलिटीज़ रखी हैं, वो डेप्थ पर ये बॉम्ब भी नहीं पहुंच सकता। और इसमें आप देखें, अमेरिकन खुद, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो खुद कह रहे हैं, ये कहा है, हाँ, तो जो एक्सपर्ट जिनको पता है वो सब ये कह रहे हैं कि ये नामुमकिन चीज़ है, बिकॉज आफ्टर ऑल ईरान ने भी तो कुछ सोच समझ की ये चीज़ बनाई है। तो एक ये बात है। दूसरी चीज़ ये है कि जो उनके दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, और दूसरा जो ऑलरेडी, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, जो ऑलरेडी उन्होंने फिसाइल मटेरियल बना चुके हैं, जो इनरिच यूरेनियम बना चुके हैं, वो भी उन्होंने डिस्पर्स करके रखा हुआ है। तो अगर वो चाहें तो वो उसको ला के एक अगर वो चाहें उसको बम बनाना फॉर इंस्टेंस, तो उससे वो कर सकेंगे। तो अब इस पर ये भी कहना ज़रूरी है, क्योंकि कई लोगों को ये एहसास नहीं है अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड में ख़ास तौर पे, कि 2003 में जो ईरानियन रहबर हैं खमेनी साहब, उन्होंने ये एक कमिटमेंट दी हुई है कि हम ईरान ने एटमी हथियार नहीं बनाने हैं, हम नहीं बनाना चाहते हैं। फतवा दिया था और उन्होंने कहा था अच्छा। अब इजराइल और नेतन्याहू खास तौर पे पिछले 20 साल से ये दावा कर रहा है कि ईरान कल बना देगा, बम बना देगा। अब 20 साल गुजर गए हैं, इस बार कौन सी नई चीज़ हुई थी? सिर्फ जो चीज़ हुई थी वो ये थी कि अमेरिका और ईरान की मुज़ाकरात हो रही थी, और उस मुज़ाकरात को डिरेल करने के लिए इसने ये किया है। सो दिस इज़ हिज रियल पर्पस कि वो डिरेल करे उसको। अब ईरान ने जो अब मौक़िफ़ लिया है वो ये है कि जब तक इजराइल के हमले ख़त्म नहीं होंगे तो हम ये मुज़ाकरात में फिर शिरकत नहीं करेंगे। जब तक मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ज़मीर, अगर आप वापस इस पर जाएं कि जो कैपेबिलिटी है इसकी, न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है, तो आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है मेरा ख्याल है कि क्या ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी किसी सूरत में तबाह हो सकती है या नहीं हो सकती? मेरा अपना ख्याल है कि नहीं हो सकती है। उसको डिले किया जा सकता है, उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ईरान फिर से ये वहाँ पर उस जगह पहुंच जाएगा। कई लोग भूल गए हैं कि कुछ 1980 के दौरान अमेरिका और इजराइल दोनों ने एक स्टक्सनेट वायरस इंट्रोड्यूस किया था ईरान के प्रोग्राम में, जिसकी वजह से उसके जो इनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूजेस थे वो डिसेबल हो गए थे 1980 में, 1980 की दहाई में। एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है, 30-40 years ago। हाँ, तो उस वक्त की बात है कि उन्होंने ये इस तरह से साइबर अटैक किया था, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ था। उन्होंने फिर उसको चीज़ को बना ली। अब जो है जिस तरह से नातांज पर जो अटैक हुआ है, उसके ऊपर जो ओवरग्राउंड की फैसिलिटी है उसको नुकसान हुआ है, लेकिन जो अंडरग्राउंड इनरिचमेंट फैसिलिटी है उसको नुकसान नहीं हुआ है। हो सकता है कि ऊपर जो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन था उसको जो डैमेज हुआ है उसकी वजह से नीचे जो इनरिचमेंट फैसिलिटी है उसको बिजली ना मिली हो, तो उसके सेंट्रीफ्यूजेस रुक गए हों, तो उनको वो रुकने से कुछ नुकसान हो। लेकिन दिस इज रिपेयरेबल, इट्स नॉट समथिंग दैट कैन बी डैमेज फॉरएवर, और रिवर्सल नहीं हो सकता। ये है। दूसरी चीज़ जो अहम बात यह है कि इजराइल कहता है कि ईरान जो है वो बहुत, मतलब उसके पास ये काबिलियत है कि वो बहुत जल्द एटमी हथियार बना दे।
इज़राइल को ये बात ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं या उसको एडमिट नहीं करते हैं कि ईरान ने जो इनरिचमेंट की है वो 20% से ऊपर है। वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट उन्होंने 60% तक। जी हाँ, ये भी कह रहे हैं लोग जी। अब बम बनाने के लिए आपको 90% इन्रिचमेंट करना है। हाँ ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ कि 60 to 90 इज अ शॉर्ट जंप, लेकिन दे हैव डिलिबरेटली नॉट गॉन देयर। ठीक है, सो आई डोंट थिंक कि ईरान का कोई इंटेंशन है टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स, और जो उन्होंने खमानाई साहब ने जो कमिटमेंट दी है, आई थिंक दे आर ऑनरिंग दैट कमिटमेंट। जो कि कमिटमेंट अगर मैं ये जरा कह दूं कि वो कमिटमेंट जो है तो यूएस की इंटेलिजेंस यूनिट की जो हेड हैं, क्या उनका नाम है, जिनको तो मेरे ख्याल में तुलसी गैबार्ड, हाँ तुलसी गैबार्ड, तो शायद वो रिजाइन नहीं करते क्योंकि बार बार ट्रम्प उसने भी डायरेक्ट यही स्टेटमेंट तो बड़ी कैटेगोरिकली कहा था अपनी हियरिंग में इन मार्च के नंबर 1 के आयतुल्ला खामेनी ने ये कमिटमेंट दिया, नहीं स्टक टू द कमिटमेंट। और दूसरा के बिल्कुल देखिए जो बात है वो ये है कि अमेरिका में और दूसरे मगरबी ममालिक में जो यहूदी लॉबी है, जूश इजरायली जूश लॉबी जो है वो इतनी ताकतवर है कि वो अपनी बात कोई भी मगरबी हुकूमत है उनसे मनवाने के लिए वो उनके पास ये काबिलियत है। तो अब ये ट्रंप का भी यही मसला हो रहा है, और ट्रंप से पहले जितने अमेरिकी सदर गुजरे उनका भी यही मसला था। अच्छा, थोड़ा सा मैं इस पर आऊँगी, ये बड़ा अहम आपका पॉइंट है कि बिफोर वी लीव द सब्जेक्ट ऑफ इनकी कैपेसिटी को किस तरह तबाह कर सकते हैं, तो फिर हम क्या कहें कि एक ही सूरत में ये कैपेसिटी तबाह हो सकती है इरिवर्सिबल तरीके से कि अगर ईरान में जो हुकूमत हो कोई वॉलंटरली इसको तबाह करना चाहे। अगर कोई ऐसी हुकूमत आए जो फैसला कर ले कि जी हमने ये पूरा प्रोग्राम को जो है इसको डिसमेंटल करना है, जैसे कजाकिस्तान ने किया, जैसे कजाकिस्तान ने किया, यूक्रेन ने किया, ब्राजील ने किया था, अर्जेंटीना ने किया था, और कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने किया था। लेकिन अगेन इन ममालिक में भी जिस तरह से जापान के पास, साउथ कोरिया के पास, जर्मनी के पास काबिलियत तो है यूरेनियम या इनरिचमेंट करना, तो काबिलियत आप जो भी मुल्क बिजली बना रहा है न्यूक्लियर पावर से उसके पास ही काबिलियत है। अब वो उसको कितना इनरिच करता है वो उसकी मर्जी है। और ये भी कि इजराइल के पास तो आईएए के मेंबरशिप के से हट के भी उसके पास बॉम्ब्स है और उसको कोई पूछ नहीं रहा। इजराइल इज अ रोग स्टेट। उन्होंने तो 1960 में अपना टेस्ट किया हुआ है। 200 से ज्यादा उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, डिलीवरी सिस्टम्स हैं, तो उनको तो कोई नहीं पूछता है। लेकिन ये सिर्फ ईरान के ऊपर ये सिर्फ ईरान तो शायद नहीं है, मतलब इस खित्ते में 50 की दहाई से हर हुकूमत जिसको अमेरिका ने पसंद नहीं किया और इजराइल ने पसंद नहीं किया, ज़मीर उस हर हुकूमत को गिरा। हम पर भी ये दबाव पड़ता है। हाँ, लेकिन ये अहम आपने हम पर बात की है। आई वुड लाइक के ब्रेक के बाद आप थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं, पुराना 2011 का वो नेतन्याहू का क्लिप चलता रहता है कि वो कह रहे हैं कि ईरान और पाकिस्तान, तो आई वुड लाइक यू टू एड्रेस द पाकिस्तान इशू। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ नाज़रीन प्रोफेसर अदील मलिक भी होंगे, कुछ देर बाद वो भी आपसे बात करेंगे जो मिडल ईस्ट में और ख़ास तौर पे ईरान की अंदरूनी सूरत हाल है उस पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें प्रोफेसर अदील मलिक साहब ने ज्वाइन किया है, एक्सपर्ट है मिडल ईस्ट पे, स्कॉलर हैं, ही इज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन द मिडल ईस्ट गवर्नमेंट्स पे, स्टेट पे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। वार्म वेलकम टू द शो अदील, मेरा ख्याल है पहली मरतबा है हमारे शो में। जी थैंक यू सो मच। हमारे साथ एम्बेसडर ज़मीर अकरम भी हैं और मैं उनसे बात करी थी, ही वाज टॉकिंग अबाउट किस तरह से पाकिस्तान को भी एक टारगेट पे रखा जाता है और कहा जाता है ख़ासतौर पे इजराइल से। तो थोड़ा सा इनसे हम पूछ लेते हैं बिकॉज ये इनकी एक्सपर्टीज़ ये तो ये पाकिस्तान का ज़रा एड्रेस कर दीजिए, लोगों को बताएं कि ये कितना ख़तरा है। ये तो 90 की दहाई से 80 की दहाई से पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं, तो वाई शुड पाकिस्तानीज फील कॉन्फिडेंट? वी शुड फील कॉन्फिडेंट बिकॉज हमारे पास ये काबिलियत है कि हम इजराइल को, हिंदुस्तान को, दोनों को डिटर कर सकते हैं। एक तो ये है कि माशाल्लाह हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो अभी इतने एडवांस स्टेज पर है, हमारी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, एंड
इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी सिस्टम्स, और हमारी डिलीवरी सिस्टम्स जैसे आपको इल्म है, शाहीन मिसाइल्स की रेंज जो है वो काफ़ी है हमारा अपना दिफा करने के लिए। तो और जो हमारे हरीफ ममालिक हैं उनको भी पता है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमें इस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ऐसे ममालिक को हम डिटर कर सकते हैं। तो जो ये फालतू की स्टेटमेंट है उससे घबराया ना करें। नहीं, ये तो ऐसी बातें ये ये स्टेटमेंट्स जो बड़े अरसे से ये करते आ रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि हमारी क्या काबिलियत है और उनको भी क्या खतरा है हमारी काबिलियत अगर हमें कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें तो फिर हम उसका जैसे हमने दिखा दिया इंडिया में, और डिटेरेंस भी आपने रिस्टोर कर दिया, दे सकते हैं। बिल्कुल, उनको भी पता है। बेशक। प्रोफेसर अदील, ये जरा बताइएगा कि एक जो डायमेंशन है इसकी वो ये रही है पिछले कुछ दिनों में कि जी अंदर से लोग उठ खड़े होंगे, जो रॉयलिस्ट हैं वो शाह फरहान के बेटे के हक में खड़े हो जाएंगे, फिर कुछ कहते हैं जी वहाँ अजहरी हैं जो नाराज़ हैं, कुछ कहते हैं हुकूमत से लोग नाराज़ हैं। तो आपका तो इस पर बड़ी नज़र है, बड़ा काम है, तो बताइए नाजरीन को कि इस वक्त हाउ डू यू सी ईरान फ्रॉम इनसाइड। जी बहुत शुक्रिया। मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें तो उससे पहले जो ज़मीर साहब ने बात की उसको मैं बिल्कुल एक फ़िक्रे में मुकम्मल कर दूं कि पाकिस्तानियों के ऊपर जो थ्रेट है बाहर का, इजराइल का, वो ईरान से इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि वो हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को तो हार्म नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारी इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं वो कॉन्स्टेंटली जो बाहर का सिस्टम है वो उसको ख़राब करता है अंदर वालों के साथ मिलके। तो हमें अंदरूनी जो फॉल्ट लाइंस हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए। अग्री विद यू जी। अच्छा, और ये जो ईरान की आपने बात की, देखें ईरान को समझने के लिए ज़रूरी है कि आज की जो ईरान की पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसमें 3 बड़े पहलू हैं जो समझने की है। एक ऑयल यानी तेल, दूसरा आइडियोलॉजी कि वो जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, और तीसरा आइसोलेशन यानी आपकी दुनिया से जो दूरी है। तो आज जो भी बच्चा है या बूढ़ा है ईरान में, वो उस एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है जिसमें उनको फील होता है कि जैसे वो बाहर से क्लोज्ड ऑफ है। और ज़ाहिर ईरान इराक जंग हुई, उसके बाद सैंक्शंस, बहुत देर तक सैंक्शंस चली आ रही है, और ये जो लेटेस्ट वेव है सैंक्शंस की, ये इतनी शदीद थी कि ईरान का जो मुतवस्सत तबका है वो सुकड़ कर रह गया। और ईरान में 2 बड़े तबके हैं। एक है जिसको आप मिसालिहत पसंदी की या मसलहत पसंद रिफॉर्मिस्ट जो हैं, जो चाहते हैं कि बाहर के साथ डील हो, न्यूक्लियर डील हो, और उसके नतीजे में कोई कंसेशन हो और सैंक्शंस हटें और इकोनॉमी थोड़ी सी रीइंटीग्रेट हो, आज़ादी, थोड़ी सी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आए। दूसरा तबका है वो कहता है कि भाई ये तो कभी भी नहीं हो सकता, वो अलाउ नहीं करेगा वेस्ट, हमें सीधा न्यूक्लियर की तरफ जाना चाहिए। तो आप देखें जो ओबामा से लेके अब तक ये जो स्ट्रगल है ईरान के अंदर, वो प्ले अप कर रही है कि ईरान कोशिश कर रहा है कि कोई डील ऐसी हो जिसके नतीजे में उसको कंसेशन मिले और वो रीइंटीग्रेट हो। अब जो चीज़ हमारे यहाँ डिस्कशन में नहीं आ रही और वेस्ट में भी नहीं आ रही, वो ये कि जो लॉबी ईरान कोई जौहरी ताकत के खिलाफ है वो एक मजबूत ईरान के भी खिलाफ है। यानी उनके लिए जो ईरानियन इकोनॉमी की मईशत की आलमी मईशत के साथ जुड़ना और उसके नतीजे में ज़बरदस्त ईरानी सोसाइटी में जो तब्दीली आएगी उसके भी वो खिलाफ है। चुनाचे सिर्फ ये नहीं कि वो ईरान को जौहरी ताकत नहीं बनने देना चाहते, जो लोग डील करेंगे वही लॉबीज अमेरिका के अंदर असरअंदाज होंगी कि इनको इतनी कंसेशन ना दें कि इनके पास स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक स्पेस आए। अब जहां तक आपका सवाल का ताल्लुक है कि ईरान के अंदर एक थकावट है, जो वहां की रजीम है, जो भी हुकूमत का तरीका है, वो दो उसके पिलर्स हैं। एक है इलेक्टेड स्टेट जो इलेक्शंस के थ्रू आते जी बिल्कुल, और बाकी जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसकी जो है वो जी कोर क्लरिकल स्टेट है। अब उसके खिलाफ थोड़ी सी लोगों की यानी वो थक चुके हैं, वो गवर्नेंस सिस्टम से बहुत ज्यादा खुश भी नहीं है, लेकिन जब ऐसा मसला आता है जिस तरह पाकिस्तान में भी आया तो लोग झंडे के गिर्द जमा होते हैं। और ईरानी जो सोसाइटी है वो बड़ी नेशनलिस्ट सोसाइटी है, उसका अपना कल्चर है। 2 दिन पहले जो फाइनेंशियल टाइम्स में आर्टिकल छपा है राम अलावंदी का, जो ईरान हिस्ट्री प्रोजेक्ट लीड करते हैं LSE का, इज द बेस्ट आर्टिकल टू बी पब्लिश्ड इन द लास्ट 2 वीक्स। उसने यही कहा है कि आप अगर ईरान की अभी जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है उसको अगर हटा भी देते हैं तो ईरान एक डिमिनिश्ड रोल मिडिल ईस्ट में एक्सेप्ट नहीं करेगा।
और उस डिमिनिश रोल के बगैर वेस्ट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो उसने ये कहा कि अगर आप रिजीम चेंज भी कर दें तो ईरान एक न्यूक्लियर उसकी तरफ जौहरी ताकत बनने की कोशिश करेगा, बल्कि अब जो हो रहा है ईरान में उससे ये जो रिफ्ट थी मसालिहत पसंदी जी, वाले लोगों की और उसकी वो नैरो डाउन। क्लोज, वो कह रहे हैं कि भाई आप अब डेवलप करें क्योंकि आपको तो अब थ्रेट है। तो जो ठीक इसराइल हम ठीक, देखते बिल्कुल हैं ऐसे ही बात है। लेट मी, जी जी, आप सही कह रहे हैं कि थिंग्स ऑब्वियसली हैव कम टू अ पॉइंट जहाँ के वो आपस में यूनिटी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ज़मीर ये बताएं कि ये जो सिचुएशन है ईरान, जो बताया इन्होंने ईरान के हवाले से, और एट द सेम टाइम जो अब तो गल्फ स्टेट्स भी कह रहे हैं ज़रा टेक इट ईजी कि अगर आपने जंग की तो उसका इम्पैक्ट हम पे क्या होगा, और जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वो भी सब कह रहे हैं। तो ये जो बात आप कर रहे थे कि डिसीजन जो मेकिंग है वो जूइश लॉबी इसको कंट्रोल करती है, ज़ायनिस्ट, तो आज मुझे लगता है कि शायद पहले के जो मामलात रहे उससे फ़र्क है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप सीम्स टू बी इन अ सिचुएशन जहां उनको सोचना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। आपको क्या लगता है? सही बात है। आई थिंक सदर ट्रंप जो है ही इज़ फेसिंग अ डायलेमा। एक डायलेमा उसकी वजह ये है कि एक तरफ उनके ये जूइश लॉबी है जो उसको पुश कर रही है, उसके साथ उसके दूसरे सपोर्टर्स भी हैं जो अमेरिका में देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर दिस इजरायली लॉबी। तो वो सारे मिल के दे आर पुशिंग हिम कि जी यू शुड एक्ट एंड सपोर्ट ईरान एंड सपोर्ट इसराइल अगेंस्ट ईरान। दूसरी तरफ रियलिस्ट हैं, his commanders, his intelligence people who are saying कि जी ये मुमकिन नहीं है, आप अगर करेंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपके आज की न्यूयॉर्क टाइम्स में देखें कि वो US is looking at the experiences of Iraq and Afghanistan कि वहाँ पर हम किस तरह फंस गए थे। तो इस तरह की चीज़ जो ऐसे इन वजूहात के बिना पर ही इज़ थिंकिंग कि मैंने एक्चुअली क्या करना है। इस वजह से ये से कि अभी 2 हफ्ते में मैं बताऊंगा, शायद 2 हफ्ते से पहले ही वो फैसला कर ले, लेकिन जो इंडिकेशंस अब जैसे आपने फरमाया वो ये हैं कि ही इज़ लीनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ सम काइंड ऑफ नेगोशिएशन। लेकिन अब मसला ये हो रहा है कि अगर नेगोशिएशंस, जो यूरोपियंस भी ये कह रहे हैं कि आप नेगोशिएशन स्टार्ट करें, बट उसमें द ईरानियंस हैव टेकन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन कि जी नो नेगोशिएशंस अंटिल इजरायली अग्रेशन। हाँ, तो जब तक इजराइल उनके ऊपर बमबारी कर रहा है तो वो कहते हैं हम तो बातचीत नहीं करने के लिए तैयार हैं। सो अब ये इस सिचुएशन में मुज़ाकरात शुरू होंगे, कब होंगे, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, मुज़ाकरात के अलावा कोई चारा नहीं है, उसके सिर्फ ये है कि आप फिर जंग को प्रोलॉन्ग करते रहेंगे। आप कह रहे हैं मुज़ाकरात के अलावा कोई चारा नहीं है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम इस करेंगे कि इजराइल के पास कितनी उसके पास अहलियत है, कितनी कैपेसिटी है टू डिसरप्ट, के जो निगोशिएशंस हैं उसको डिसरप्ट इस लेवल पर करे कि वो मुमकिन ना हो। ब्रेक के बाद बात करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है मिडल ईस्ट में, और जैसे भी ब्रेक से पहले ये कह रहे थे एम्बेसडर ज़मीर और प्रोफेसर सभी बात कर रहे थे कि जो एबिलिटी है ईरान की कि उसकी स्टेइंग पावर लगता है, जो कि शुरू में लग रहा था कि 2-4 दिन की बात है, जो नज़र आ रहा था एटलीस्ट फर्स्ट 24 आवर्स। तो ईरान इज़ ऑब्वियसली अपनी बिल्कुल अब अड़ गया है अपनी पोजीशन पे, और मतलब कोई भी मुल्क अड़ता है उस सिचुएशन में। इज़राइल की अपनी एक पोजीशन है, तो ज़मीर इज़राइल क्या कर पाएगा? देखे ना, वो एक तो पूरी बातचीत से झूठ सच का तो कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आ रहा है उसमें। तो वो तो हर वक्त कह रहे हैं ट्रंप इज़ फेसिंग असैसिनेशन अटेम्प्ट्स, ट्रंप विल बी किल्ड, जिस तरह की वो बात कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, किस हद तक जा सकता है इज़राइल? उन्होंने तो कोशिश की है रेबर को असैसिनेट करने की, कई और लोगों को ऑलरेडी वो असैसिनेट कर चुके हैं। तो ये लेकिन बॉटम लाइन ये है कि ये जो इज़राइल अब जो चीज़ कर सकता है वो है वॉर ऑफ एट्रिशन। ठीक है,
इसके अलावा उसके पास कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं लगती है मुझे सामने। मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई एग्जिट स्ट्रेटजी है। किसके पास? इजराइल के पास। इस वजह से वो बार बार यही कह रहे हैं कि अमेरिका हैज टू स्टेप इन, अमेरिका हैज टू डिस्ट्रॉय द ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। अगर वो अमेरिका फैसला ये करता है कि हम नहीं करेंगे तो फिर इनके पास क्या वो जवाब रह जाएगा इजराइल के पास। तो ये वॉर ऑफ एट्रिशन चलती रही। अब कब तक चल सकती है? आई थिंक इजराइल इज इन अ मोर एडवांटेजियस पोजीशन, क्योंकि अमेरिका उसको ऑलमोस्ट एंडलेस सप्लाई उनको करते रहेगा हथियार। ये देखने की चीज है कि ईरान को रूस और चीन किस हद तक मदद करेंगे। आप मुझे बताएं कि आप तो 40 साल रहे इस डिप्लोमेसी में, एक्टिवली देखा आपने, आपको लग रहा है कि ईरान को एक्टिव सपोर्ट मिल सकती है मिलिट्री फ्रॉम रशिया एंड? मुझे लगता है क्योंकि दोनों ममालिक रशिया और चीन के बहुत गहरे इंटरेस्ट हैं, उनके मफादात हैं ईरान में। एक तो तेल, ईरान से ये दोनों ममालिक खासतौर पे चीन तेल खरीदता है। दूसरा आपको याद होगा कोई 3-4 साल पहले $20 बिलियन उन्होंने सीपेक के मुकाबले का प्रोजेक्ट चीन ने इन्वेस्ट किया है। ईरान के पोर्ट्स को वो बना रहे हैं। रशिया ऑन द अदर हैंड कोऑपरेट उनका कर रहे, दिफाई कोऑपरेशन है। ईरान ने बल्कि रूस को मिसाइल दिए हैं यूक्रेन की वॉर में। तो अब वक्त आया है कि ईरान की जरूरत पड़ी है तो रूस उनकी मदद करेगा उनकी मदद। आपको कर रहे लग तो ये तो एक किस्म का ये फिर एक गिव एंड टेक चलता रहेगा। और इस किस्म की ये जो एरियल एक्सचेंजेस जो हैं वो चलती रहेंगी अब। और मुझे लगता है कि ईरानियन पीपल और ईरानियन गवर्नमेंट में ये डिटर्मिनेशन है नॉट टू सरेंडर और गिव इन। 8 साल की भी तो जंग लड़ी थी उन्होंने विद इराक ऑब्वियसली। जी प्रोफेसर, जरा वेरी क्विकली व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि ये इजराइल किस हद तक जा सकता है और क्या इजराइल मेजरली डिसरप्ट करेगा? क्या ट्रम्प को कोई नई सोच उनके जहन में होगी या वही पुराने जिस तरह अमेरिकन बाकी से दूर करते रहे? देखिए, जाहिर है इसराइल के पास जो ऑप्शंस की दिन ब दिन कमी हो रही है। इसराइल का इंटरेस्ट ये होता कि तेजी वॉर में अमेरिका कूद जाता। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये कहना कि 2 हफ्ते का टाइम दूंगा, ये उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है उस लॉबी के लिए जो और तेजी से चाहते हैं। और उसमें यह समझना जरूरी है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी में हम कहते हैं टाइमिंग एंड सीक्वेंसिंग इज क्रिटिकल, कि कब वाकयात हो रहे हैं और उससे पहले क्या। तो अगर आप पिछले 1 साल का देखें तो जो गाजा पे हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा थकावट है वेस्ट में। उन्होंने इसराइल को चैलेंज नहीं किया, लेकिन माशरे और सोसाइटी के लेवल पे बहुत ज़्यादा बेचैनी है कि भाई ये हम कहीं खात्मा नहीं हो रहा इसका। दूसरी चीज जो सॉरी अदील, मैं इसमें थोड़ा सा जरूर कहना चाहूंगी कि उन थकावट शायद हो, लेकिन कोई पॉलिसी में इंच भर का चेंज नहीं आया है। जर्मन चांसलर ने क्या कहा है कि वी आर वेरी प्लीज दैट इजराइल इज डूइंग द डर्टी वर्क फॉर अस। मेरा कहने का मतलब आपकी बात ठीक है, लेकिन इट हैजंट इन्फ्लुएंस्ड पॉलिसी एट ऑल। दैट्स ट्रू, लेकिन इट इज डिलेइंग द प्रोसेस, इट इज किकिंग द कैन। जी अच्छा जी, अभी प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने वाले, तो ज़मीर थोड़ा मुझे ये बता दें कि आप अगर बैठे होते हुकूमत में तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब को आप नोबेल एंड न्यूक्लियर गो टुगेदर, तो आप उनको नोबेल अवार्ड के लिए नॉमिनेट करते? मैं तो नहीं करता बिकॉज देखे ठीक है, उन्होंने एक सालसी का रोल प्ले किया एंड वी शुड अप्रिशिएट इट। और लेकिन नोबेल पीस प्राइज एट अ टाइम जब ये हालात हम देख रहे हैं ईरान इजराइल के दरमियान और क्या रोल वो प्ले करते हैं, यूक्रेन में जंग हो रही है और चीन के साथ अमेरिका की जो हालात ताल्लुकात हैं वो भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन उनका एक पॉजिटिव तो है, मतलब ही डजंट वांट टू गो एंड स्टार्ट बैशिंग कंट्री। ये तो सही नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनका जो एक रोल है वो उसको तो जरूर हमें ये एक्नॉलेज करना चाहिए। लेकिन अगर लेकिन उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना आई थिंक इट्स अ बिट गोइंग अ बिट। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है जहाँ जिन लोगों ने इधर से किया उन्होंने कहा होगा कि शायद वो उनको इनकरेज करें टू टेक द राइट डिसीजन। कुछ मुझसे ज्यादा पता है तो आई डोंट नो किसको पता है जिन्होंने नॉमिनेट किया। हाँ, ये बात है कि मतलब अगर हम देखें उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में
आप तो मतलब वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल पीपल ऑन इंडिया पाकिस्तान। ये जो हमने जंग जीती, अगर ये कोई और प्रेसिडेंट होता तो मुझे यकीन है, और आपने देखा है 30-40 साल से तो हम भी देख रहे हैं, तो फिर वो फिर भी पाकिस्तान को अच्छा ना कहते, फिर भी वो कहते हैं पाकिस्तान की गलती। तो ये तो मानना पड़ेगा। सही बात है। अब अगर ये बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन होती तो हमें तो बहुत हमारे ऊपर तनकीद हो रही होती और हिंदुस्तान की बड़ी सपोर्ट। वो कह रहे होते बाइडेन की मार क्यों नहीं पड़ी आपको, वो तो उनका तो ये हाल है। बट तो ये तो है कि इसने प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक पॉजिटिव रोल तो प्ले किया है टू जंगबंदी करवाने के लिए, और वी शुड अप्रिशिएट दैट रोल। लेकिन ये भी है, देखिए ये भी हमें ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए अपनी आर्म फोर्सेस को कि अगर हम हिंदुस्तान का मुंह तोड़ जवाब नहीं देते तो हमें ये ना तो फिर ये जंगबंदी भी हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। जंगबंदी उस वक्त हुई है ना जब हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। मतलब कि मेरा ख्याल है कि मैं उस हद तक आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई दिल में बड़ी नेकी आ गई, पाकिस्तान ने क्योंकि एक्चुअली मिलिटरीली इंडिया को बड़ी मुश्किल में डाला तो इंडिया भागा गया ना। और इंडिया ने फिर उसको एक्सेप्ट भी किया ना, जो इररिस्पेक्टिव ऑफ अभी मोदी साहब जो भी कहें, लेकिन फैक्ट इज कि ही वांटेड दिस सीज़फायर। ऑफ कोर्स दे रीच्ड आउट टू इंडिया, दे रीच्ड, वो जो उनके सोहानी साहब हैं फोर्स मैगजीन वाले, उन्होंने तो कहा कि चाइना को भी रीच आउट किया, अमेरिका को भी किया, और रूस को प्लस फ्रांस को भी। तो वो कह रहे थे अगर आप तैयार नहीं थे जंग के लिए तो फिर आपने जंग क्यों की, उनका तो रोना हो रहा है। लेकिन हाँ, ये जरा कोई ज़्यादा ही हमने कर दिया करके उनको अवार्ड के लिए नॉमिनेट करके। लेकिन बड़े मज़े की बात है कि लगता है हमने कोई दुखती रग छेड़ दी है, क्योंकि उन्होंने एक अपनी 2 मील लंबी ट्वीट की है, मैंने ये भी किया लेकिन मुझे तो कोई नहीं देगा, मैंने ये भी किया, यू भी किया। इट्स डोनाल्ड ट्रंप एट हिज बेस्ट सेइंग ऑल दिस। तो हमने तो दिस कुड बी अ डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं पाकिस्तान। फॉर श्योर ही इज नॉट गेटिंग इट, लेकिन दिल में जगह तो बना ली होगी, दिल में जगह बना ली होगी डोनाल्ड ट्रंप के। बहुत शुक्रिया ज़मीन प्रोग्राम ने कहा। प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी पर नाज़रीन प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।